देखिए, हम अभी तक मोटे-मोटे 3-4 सेशंस कर चुके हैं। ये 5वां सेशन है इस सीरीज़ में। तो पिछला सेशन हमने किया था सोशल डेटिंग विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, जिसमें हमने अटेंशन इकोनॉमी को कैप्चर किया था। और उसमें हमारा नतीजा निकला था कि जो अटेंशन इकोनॉमी है, वो मोटा-मोटा लगभग 6 से 8 ट्रिलियन की बनेगी अगले 20 साल के अंदर। उसी तरह से जो नेक्स्ट बिग क्रिप्टो एज़ केयर इकोनॉमी के अंदर अपॉर्च्युनिटी पैदा हो रही है, वो है हाउसिंग इकोनॉमी के अंदर। और हाउसिंग इकोनॉमी के अंदर क्या उसका साइज़ हो सकता है, क्या उसका डेप्थ हो सकता है, हम आज उसकी बात करेंगे। और ये जो चीज़ है, ये जब मैंने आज से लगभग 4 साल पहले एनएफटीज़ का ज़माना शुरू हुआ और ओपनसी आया, फाउंड्री आया, रेयर आया और बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स आए। तो मैंने अ, एक लेवल पर मुझे बहुत खुशी हुई कि इतनी जल्दी एनएफटी इतने पॉपुलर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ पर मुझे काफ़ी निराशा भी हुई कि ये एनएफटी किस तरफ टेक्नोलॉजी जा रही है। और उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ महीनों बाद ही पूरा का पूरा जो एनएफटी का गेम प्लान था, जो वेव था, वो खत्म हो गया। एक समय बहुत बड़े लेवल पर ऐसे-ऐसे सेल्स हुए थे जिनको सोचकर मतलब विश्वास नहीं होता था। जैसे एक एनएफटी था जिसका प्राइस था, उसका नाम था फर्स्ट 5000 डेज। उस एनएफटी की कीमत थी $69 मिलियन। तो जब मैंने वो सारी चीजें देखी तो मुझे खुशी भी हुई कि एनएफटी मार्केट, एक एनएफटी नई बिजनेस कैटेगरी बनी है, बट एनएफटी का जो सही इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। और ये जो चीज़ थी, ये मुझे काफ़ी परेशान की। तो मैंने तब से सोचना शुरू किया कि इसका बेटर यूज़ क्या हो सकता है। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आई, वो थी प्रीपेड रेंटल एनएफटी। तब मैंने प्रीपेड रेंटल एनएफटी के ऊपर सोचना शुरू किया, और तब से जैसे-जैसे मैं इस पर सोचता गया और इसकी जो डेप्थ मैंने देखी, और खासकर जब एआई आया, उसके बाद जो मैंने इसका फ्यूचर देखना शुरू किया, वो बहुत ही कमाल का था। तो मैं आज उसी चीज़ के ऊपर फ़ोकस करने जा रहा हूँ। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए, ये हम सब भी जानते हैं कि एआई आ रहा है, और एआई से एक बहुत बड़े लेवल पर जॉब्स का एपोकलिप्स आने वाला है। और ये पहले ब्लू कॉलर सेक्टर में नहीं आएगा, ये व्हाइट कॉलर सेक्टर में आएगा। व्हाइट कॉलर सेक्टर का मतलब है जो टॉप क्लास जॉब्स, जो टॉप 5% की जॉब्स हैं। ये वो लोग हैं जो इस समय ऑलरेडी एक ऐसे सर्कल में बैठे हुए हैं जिनके पास अपने घर हैं, अपनी गाड़ियां हैं, वो अपने बच्चों के लिए बड़ा एजुकेशन लोन अफोर्ड कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। बट इशू ये है कि उस 30 साल में जो ग्रोथ हुई है, जो बिजनेस मॉडल, जो एम्प्लॉयमेंट मॉडल, जो वर्क मॉडल बना है, वो मॉडल था कि आप 30 साल जॉब करेंगे और 30 साल आप बड़े आराम से मॉर्टगेज अफोर्ड कर सकते हैं। और कई लोगों ने 20 साल का मॉर्टगेज खत्म करके एक नया और मकान ले लिया, वो दूसरा मॉर्टगेज कर लिया, पिछला मॉर्टगेज फ्री हो गया, नया मॉर्टगेज कर लिया। बट सवाल ये है कि जब बहुत बड़े लेवल पर कोडर्स, जो आईटी सेक्टर के लोग हैं, वो बेरोजगार होंगे, एचआर सेक्टर, डू यू नो आज की तारीख में एक चैट बॉट एक समय कई राउंड की इंटरव्यू अगर वो 2000 या 20,000 लोगों के भी इंटरव्यू करना चाहे तो एक ही समय कर सकता है। इमेजिन करिए 2000 लोगों के इंटरव्यू करने के लिए कितने एचआर के लोग चाहिए होंगे। बट आज की तारीख में एआई से वो सब कुछ हो सकता है। तो कोडिंग जॉब्स, आईटी सेक्टर की जॉब्स का फ्यूचर ब्राइट नहीं है, आदत बहुत ही डेड है। उसके बाद एचआर सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, लीगल सेक्टर। मेरे एक दोस्त हैं, वो ट्राई लीगल में काम करते हैं। ट्राई लीगल हिंदुस्तान की वन ऑफ द टॉप मोस्ट लॉ फर्म है, और वो टेक एंड लॉ के इंटरफेस पर काम करती है। और बहुत बड़े अच्छे अच्छे देशों में उनके ऑफिसेज हैं, हिंदुस्तान में उनका लगभग बहुत टॉप के लॉयर्स उनके पास हैं।
तो उन्होंने पीछे एक एआई प्रोडक्ट बनाया, जिस एआई प्रोडक्ट के जरिए 84%, 84% रिक्रूटमेंट कम करनी पड़ेगी। वो नेशनल लॉ स्कूल के अंदर, जो हिंदुस्तान के टॉप लॉ स्कूल्स हैं, जैसे बैंगलोर का हो गया, दिल्ली का हो गया, कलकत्ता का हो गया, इन लॉ स्कूल्स के अंदर जो एवरेज सैलरी 20 से लेकर 24 लाख साल की होती है, उस सैलरी पर वो लोग रिक्रूट करते हैं। इतने बड़े लेवल पर एक एक लॉ स्कूल से 100 लोग रिक्रूट करते हैं। तो उनको इस पूरी टेक्नोलॉजी के आने के बाद 84% लेस रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एआई इंसानों से ज्यादा अच्छी ड्राफ्टिंग करता है, केस ड्राफ्टिंग जिसको कहते हैं। अब सवाल ये है कि अगर 84% रिक्रूट्स की जरूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट तो खत्म हो जाएगी उन लोगों के लिए। और फ्यूचर में जैसे जैसे बेहतर होता जाएगा, तो एग्जिस्टिंग लॉयर्स की भी जरूरत खत्म होती जाएगी। तो विच मीन्स कि जब लीगल, फाइनेंस, कोडिंग, एडमिनिस्ट्रेशन सब सेक्टर्स के अंदर एआई जॉब्स को टेक ओवर करेगा, तो फिर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट किसके पास रहेगा? लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट तो खत्म हो जाएगा। तो लोगों के पास छोटे छोटे काम मिलेंगे, जो आप कह सकते हैं गिग वर्क टाइप का होगा। मतलब वो छोटे छोटे बिजनेस कंसल्टेंसी, टेक कंसल्टेंसी जैसे रोल्स होंगे, जो लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से करेंगे। विच बेसिकली मीन्स कि हम एक ऐसे समय में जा रहे हैं कि 30 साल का जो एम्प्लॉयमेंट का मॉडल है वो टोटली खत्म होने जा रहा है। खत्म होने का मतलब है कि वो वापस आएगा ही नहीं। जब वो वापस आएगा ही नहीं, तो कोई एक इंसान बैंगलोर जैसे शहर में या हैदराबाद, पुणे जैसे शहर में एक ही जगह पर 30 साल लंबा मॉर्टगेज क्यों लेगा? नहीं लेगा वो। क्योंकि जितना वो मॉर्टगेज हाई लेगा, उतने उसका लिक्विडिटी ट्रैप बनेगा। वो क्यों एक ही जगह पर बंधा रहे? वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि लॉन्ग टर्म डेट, जिसको आज मॉर्टगेज आप कहते हैं, इसका फ्यूचर बिल्कुल भी ब्राइट नहीं है। रादर ये एक बहुत बड़ी एग्जिस्टेंशियल लायबिलिटी है, ये यूजर्स के लिए भी और बैंकों के लिए भी। तो जब ये इतने बड़े लेवल पर ये चेंज आने जा रहा है, और चेंज कई लेवल पर आ चुका है, मतलब अभी वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, उसका अभी अर्ली स्प्रेड हुआ है। तो ये जब चेंज आएगा, तो मॉर्टगेज सेक्टर की जो इकोनॉमी है, ये जो हाउसिंग इकोनॉमी है, जो ईएमआई के बेस पर चलती है, इसका फ्यूचर क्या है? तो मैं आपको थोड़ी इसकी गहराई समझाता हूं कि कितना गहरा है। पहले मैं इंडिया की दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको दुनिया की दिखाऊंगा। जैसे मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया कोई बहुत ताकतवर मुल्क नहीं है, बहुत अमीर मुल्क नहीं है। इंडिया के अंदर टॉप 5% लोग ही मतलब एक फ्लैट अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसे हालात के बावजूद भी सोचिए, हिंदुस्तान के अंदर लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के लोन्स इस समय मार्केट में चल रहे हैं। 40 लाख करोड़, जो डॉलर वैल्यू में लगभग 450 बिलियन डॉलर बनते हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स का लगभग 48% के आसपास शेयर है, प्राइवेट सेक्टर का 30 to 36%, और बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज वगैरह का है। अब गेस करिए कि ये कितना बड़ा साइज है। 450 बिलियन, 40 लाख करोड़ रुपया। और इस चीज के अंदर यस, एनपीएस बढ़ रहे हैं, और उन एनपीएस को सॉल्व करने के लिए सरकार ने एक कानून भी बनाया हुआ है, जिसको सिंपल में सरफेसी एक्ट कहते हैं, सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट एक्ट, मोटा मोटा। बट सवाल ये है कि अगर आपने 2 महीने, सिर्फ 2 महीने अपनी किस्त नहीं दी, तो बैंक इस एक्ट के अंदर आपकी प्रॉपर्टी को एनपीए डिक्लेयर कर सकता है। और एनपीए डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि टेक्निकली वो प्रॉपर्टी अब आपकी नहीं रही, वो बैंक की हो गई।
अब बैंक के लिए वो एक सिक्योरिटी प्रोडक्ट है और उस सिक्योरिटी प्रोडक्ट के ऊपर वो अब ऑक्शन करेगा और वो मार्केट में जाके जब ऑक्शन करेगा तो उसके ऊपर उसको जो भी ऑक्शन प्राइस से, अगर तो ऑक्शन प्राइस से ऊपर मिलता है तो वो सेल करेगा, ठीक है, अगर नहीं मिलता तो नहीं। यस दिनेश, आप अपना सवाल लिख सकते हैं। सो सवाल ये है कि ये जो गेम है, इस गेम के बाद, इस लॉ के बाद क्या सरकार की प्रॉब्लम्स, बैंकों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी? आंसर इज नो। क्योंकि डिफॉल्ट और फाइनल ऑक्शन अगर 2 महीने के पेमेंट नहीं आई तो उसको उसके बाद सेल करना एक इतना लंबा प्रोसेस है, वो ऑक्शन का प्रोसेस इतना लंबा प्रोसेस है कि मैक्सिमम ऑक्शंस, लगभग 85% ऑक्शंस फेल हो जाती हैं। 85%, कहते 14% के आसपास ही बैंक्स रिकवर कर पाते हैं, बाकी फेल हो जाती हैं। यानी कि वो परमानेंट लिम्बो में रहने वाला मामला बन जाता है। और सोचिए, ये अभी वो हालत है जब अभी एआई का वाइड स्प्रेड असर नहीं है, अभी लोग खरीदते हैं। अगर आपने ऑक्शन की एक प्रॉपर्टी, कोई खरीदार बैठा हुआ है, जब कल को ज्यादा सेलर होंगे और बायर बहुत कम होंगे तो प्रॉपर्टी खरीदेगा कौन? तो सरफेसी एक्ट भी तब बैंकों को बचा नहीं पाएगा। तो उस केस के अंदर क्या ऑप्शन है? अब ये प्रॉब्लम केवल इंडिया की नहीं है, मैं आपको दुनिया का डाटा दिखाता हूं। ये देखिए, अकेले अमेरिका के अंदर 13 ट्रिलियन डॉलर, 13 ट्रिलियन डॉलर का मॉर्टगेज है जो बैंकों ने पब्लिक को लोन दिया हुआ है। और 86 मिलियन घर, 86 मिलियन घरों ने ये लोन लिया हुआ है। और ये 13 ट्रिलियन इंडिया की टोटल जीडीपी का लगभग 3 से 4 गुना बनता है। आप इमेजिन करिए क्या साइज है इसका, इस हाउसिंग इकोनॉमी, जस्ट मॉर्टगेज सेक्टर का। यूएसए के अंदर, यूरोप में देखिए लगभग 8 ट्रिलियन, चाइना में 5.3 ट्रिलियन, टोटल लगभग 25 करोड़, 250 मिलियन या 25 करोड़ घरों ने मॉर्टगेज लोन लिया हुआ है। और इसकी टोटल वैल्यू लगभग 37 से 38 ट्रिलियन डॉलर बनती है, हिंदुस्तान के जीडीपी का लगभग 10 गुना, लगभग 10 गुना। सो इमेजिन करिए कि इतना बड़ा साइज है। और जिस दिन, और जब ये एआई का पूरा इफेक्ट फैला तो ये 38 ट्रिलियन डॉलर का जो डेट है, हाउस होल्ड मॉर्टगेज डेट, इसका फ्यूचर क्या है? इसका फ्यूचर है डेड। इसका मतलब है बैंक अपने लोन्स रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो जब ऐसा होगा तो ऑप्शन क्या बचती है? तो ऑप्शन बचती है प्रीपेड रेंटल एनएफटी। देखिए, एक बात बहुत सिंपल है, घर बनाए जाते हैं लोगों के लिए, सिस्टम्स बनाए जाते हैं लोगों के लिए, फाइनेंशियल सिस्टम्स बनाए जाते हैं लोगों के लिए। बट अगर एक सिस्टम काम नहीं करता है तो दूसरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। और जो दूसरा सिस्टम है उसका लॉजिक अलग होगा, उसका बिजनेस मॉडल अलग होगा। यहां मैं कह रहा हूं कि अब ये ओनरशिप इकोनॉमी नहीं रहेगी, ये रेंटल इकोनॉमी बनेगी। जैसे एक ओनर है, उसका मान लीजिए 2 साल का अभी ईएमआई पे करना रहता है, उसने 20 साल का लोन लिया था, 18 साल का उसने पे कर दिया और 2 साल का लोन रहता है। मान लीजिए उसने 8 लाख का लोन अभी पे बैक करना है। उसके घर का मार्केट में किराया बनता है 60,000 रुपये पर मंथ। वो एक एनएफटी प्लेटफॉर्म पर जाता है, साल का बनता है 7,20,000 और 2 साल का बनता है 14,20,000। वो मार्केट में जाता है और हेवी डिस्काउंट पर, 30-32% डिस्काउंट के ऊपर वो अपनी प्रॉपर्टी का रेंटल एनएफटी इशू कर देता है कि जो बंदा मुझे 8 लाख रुपया देगा मैं उसको इस घर में रहने का 2 साल का किराया माफ कर दूंगा। गॉट इट? टेनेंसी राइट।
रहने का किराया अब उसने एडवांस में पे कर दिया। अब नेचुरली जिसको 14,20,000 रुपया देना था 2 साल में, अगर उसको उसी प्रॉपर्टी का यूज करने का हक अगर वो 8 लाख में मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उस बेनिफिट को लेना चाहेगा, क्योंकि ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है। तो वहां पर अगर वो 8 लाख रुपया दे के वो एनएफटी खरीद लेता है, तो इसका मतलब है कि ओनर को 8 लाख रुपया मिल गया, और वो ओनर 8 लाख लेके बैंक को पे बैक कर सकता है, विच मीन्स उसका जो घर है वो लोन फ्री हो गया, डेट फ्री हो गया। तो ये है एक एनएफटी प्लेटफॉर्म के अंदर की पॉसिबिलिटी की पहली शुरुआत। बट इशू ये है, घर एक नहीं है, घर लाखों हैं, और लाखों घरों के अंदर हर घर की इंफॉर्मेशन अलग अलग है। हर ओनर अलग अलग टेनेंसी ड्यूरेशन बेचना चाहेगा, कोई 6 महीने बेचना चाहेगा, कोई 12 महीने, कोई 1 साल, कोई 5 साल, कोई 2 साल, कोई हो सकते से ज्यादा। अब सवाल ये है कि ये इंफॉर्मेशन कहां आएगी? ये आएगी प्रीपेड रेंटल एनएफटी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो पहला तो ये है B2C मॉडल, कि सीधा एक यूजर प्लेटफॉर्म पे ऊपर आके एनएफटी खरीद भी सकता है, एनएफटी बेच भी सकता है। दूसरा मॉडल B2B2C, विच बेसिकली मीन्स कि अब ये काम जो बड़े प्लेयर्स है, एंटरप्राइज प्लेयर है, जैसे मान लीजिए एक बड़ा डेवलपर शोभा, ब्रिगेड, डीएलएफ जैसा, जिसके पास 10,00,000 घर खाली पड़े हुए हैं और वो घर बेचना चाहता है, और सडनली मार्केट एकदम से डेड हो गई, अब कोई ईएमआई पर घर खरीद ही नहीं रहा, तो वो 10,000 घरों का क्या करेंगे? वो 10,000 घरों के लिए एक एनएफटी प्लेटफॉर्म बनाएंगे, और एनएफटी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज को एक एनएफटी में तब्दील करेंगे। और ये एनएफटी एक सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट होगा, जैसे शेयर एक सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डेट एक सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट होता है, वैसे ही ये एनएफटी एक सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट होगा, विच बेसिकली मीन्स कि ये अब ट्रेडेबल कमोडिटी बन जाएगा। बाय सेल आप प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। अब अगर एक बैंक इस तरह से, जैसे एक इंडिविजुअल अपने घर का एनएफटी बना के बेच सकता है और लमसम पेमेंट ले सकता है 2 साल की, उसी तरह से एक बैंक भी तो कर सकता है। बैंक का गुजारा कहां से होता है? बैंक का गुजारा उस ब्याज से होता है जो कर्जा लेने वाला उसको हर महीने देता है, और अगर वो ब्याज नहीं देता या किस्त नहीं देता है, तो उसके पास ऑक्शन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। पर अगर ऑक्शन की ऑप्शन खत्म हो जाए, तो बैंक का तो वो डेट बिल्कुल जीरो हो गया, एनपीए जो है उसका जो प्रिंसिपल है वो जीरो हो गया, और जो एनएफटी है वो उसको ऑप्शन देता है कि वो मार्केट से कोई ना कोई पेमेंट इसके अगेंस्ट हासिल करना शुरू कर दे बिना ऑक्शन किए। यानी कि यहां पर बैंक जो है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए, एक अलग कंपनी बनाए, उस कंपनी को सारे बैड एसेट्स ट्रांसफर कर दे, जिसको बिग बैड बैंक भी बोलते हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, और यहां पर वो सरफेसी एक्ट, ऑक्शन, फोरक्लोजर जैसी कोई जरूरत ही नहीं है। और रादर कुछ लोग वो एनएफटी खरीद के आगे सब रेंट भी कर सकते हैं। जैसे दुबई में, मैं दुबई जाता रहता हूं, तो बहुत केसेस में क्या होता है कि जिसने मान लीजिए 1 साल के लिए घर लिया और वो 4 महीने बाद छोड़ के जा रहा है, तो वो बाकी 8 महीने के लिए आगे सब रेंट कर देता है, जिसको बेसिकली सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। तो बेसिकली यहां पर अब एक घर और लोग, जब तक लोग घरों में रहेंगे तब तक एक घर की यूटिलिटी का इस्तेमाल होता रहेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा मॉडल अब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गया। जैसे housing.com, 99acres.com, उसी तरह से प्रीपेड रेंटल एनएफटीज के प्लेटफॉर्म बनाए जा सकते हैं। फर्क इसमें ये है कि ये जो एनएफटी होगा ये ब्लॉकचेन पर होगा, इसकी ओनरशिप ट्रांसपेरेंट होगी, इसकी बाय एंड सेल ऑन चेन होगी, इसका ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी
ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। अब ये देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इतना सिंपल हो जाएगा कि आपने एनएफटी बना लिया, लोगों ने एनएफटी खरीद लिया। इसके अंदर कुछ न्यूएंस है, कुछ बारीकी है, क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर तो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है उसका एनएफटी डिजाइन अलग होगा। अगर वो लैंड प्लॉट है या वेयर हाउस है तो उसका अलग होगा। अगर वो बैंगलो है या विला है तो उसका मॉडल अलग बनेगा। आप कौन सी प्रॉपर्टी को एयरबीएनबी मॉडल में बेचना चाहते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म टेनेंसी के लिए बेचना चाहते हैं, ये अलग अलग मॉडल्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक डीएलएफ जैसा या ब्रिगेड जैसा कोई डेवलपर है, वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाता है और उसको वो ट्रांसफर कर देता है ओनरशिप, और उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में 1000 फ्लैट है। अब वो अपार्टमेंट ओनर क्या करता है, वो 1000 फ्लैट के एक एक साल के एनएफटी बनाता है। ठीक, एवरेज मान लीजिए एक घर का किराया है 40,000 रुपए, 40 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो मोटा मोटा 480 लगभग 5 लाख के आसपास बनता है। अगर वो इसके साथ कुछ एडिशनल सर्विसेज ऐड कर दे, जैसे कम्युनिटी किचन, कि आप दिन में 2 वक्त यहां पर खाना भी खा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी बात, आपके बच्चों को यहां पर प्ले वे भी मिलेगा, यहाँ पर छोटा मोटा हॉस्पिटल भी होगा, यहाँ स्कूल्स भी होंगे, यहाँ और बहुत सारी एडिशनल सर्विसेज होंगी, और ये पूरा का पूरा पैकेज आपको 60,000 रुपए पर मंथ में मिलेगा। रहना भी, खाना भी, पढ़ना भी, और बेसिक केयर फैसिलिटीज। अगर 60,000 रुपए पर मंथ में, और ऊपर से अगर आप एडवांस पे करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो बेसिकली आपने एक बार में ये सारी सर्विसेज हासिल कर ली, एक बार पे किया। अगर आपने वहां पर 20-25% डिस्काउंट मिल रहा है तो लोग प्रेफर करेंगे इस तरह की चीज। और सोचिए, 1000 फ्लैट का अगर 60,000 रुपए के, मतलब 5 लाख को मान लीजिए डिस्काउंट के ऊपर वो 4 लाख आता है, तो वो 4 लाख जो आता है उसको 1000 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 40 करोड़ की पेमेंट बनती है। उस प्रॉपर्टी डेवलपर को एक साल का 40 करोड़ रुपया इन एडवांस मिल जाएगा। जस्ट इमेजिन। और ये सिर्फ एक साल, ओनरशिप नहीं गई, अगले साल फिर वो हो सकता है ज्यादा मिले। गॉट इट? और ये जो यूजर्स हैं, इन यूजर्स का साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या है? साइज ऑफ पॉपुलेशन, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि दुनिया में लगभग 25% पॉपुलेशन ऐसी होगी, 25%, जो इस मॉडल को आने वाले समय में यूज करेगी, विच बेसिकली मीन्स लगभग 2000 करोड़ लोग, सॉरी 200 करोड़ लोग, 2 बिलियन पीपल। इस लेवल की यूसेज प्रीपेड रेंटल हाउसिंग के अंदर पैदा होने वाली है, जिसमें बैंक्स भी, रियल एस्टेट डेवलपर्स भी, और होम ओनर्स, तीनों किस्म की कैटेगरी के लोग इसका एडवांटेज उठा सकते हैं। और वो दुनिया किस तरह की होगी? जैसे आज आप गाड़ी नहीं खरीदते हैं, ओला उबर करते हैं, तो ये क्या हो गया? मोबिलिटी एज अ सर्विस। ओके, आप किसी होटल में नहीं जाते, आप एयरबीएनबी बुक करते हैं, ठीक है, वहां है होम स्टे एज अ सर्विस, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए। पर यहां पर ये थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए है, हाउसिंग एज अ सर्विस। आप लंदन में रहना चाहते हैं, आप टोक्यो में रहना चाहते हैं, आप दिल्ली बॉम्बे रहना चाहते हैं, आप लाहौर रहना चाहते हैं, आप दुबई रहना चाहते हैं, आपको हाउस ओन करने की जरूरत ही नहीं है। घर फर्निश्ड मिलेंगे, वहां पर कम्युनिटी किचन्स होंगे, वहां पर स्कूल्स होंगे, वहां
डे केयर सेंटर्स होंगे और बहुत सारी एडिशनल सर्विसेज होंगी, और वो सारा का सारा पैकेज इकट्ठा मिलेगा आपको। सिर्फ घर नहीं मिलेगा, पूरा पैकेज आपको मिलेगा। और इसके अंदर आप देखिए कि जो ओनर होगा या जो एडमिन होगा उसको पेमेंट एडवांस में मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि ये साइकिल आपका 6 महीने, 1 साल, 2 साल लगातार चलता रहेगा। अब यहां पर ये जो मॉडल है उसमें जो प्लेटफॉर्म ओनर है, एनएफटी प्लेटफॉर्म ओनर, वो क्या करेगा? सबसे पहले जो यूजर है उसका केवाईसी करेगा, उसके बाद उसको एनएफटी की कौन सी कैटेगरी वो बनाना चाहता है उसकी एक्सेस देगा। वो एनएफटी की जैसी कैटेगरी होगी उसके हिसाब से उसकी फीस आएगी। जैसी उसकी फीस आएगी उसके बाद वो एनएफटी मार्केट प्लेस पर लिस्ट हो जाएगा। जैसी लिस्टिंग होती है तो उसके बाद मार्केट के अंदर सर्च के जरिए आप अपनी अपनी लोकेशन कैटेगरी दे सकते हैं, वैल्यू कैटेगरी दे सकते हैं और बहुत सारे फिल्टर्स लगा सकते हैं। तो उसके बाद वो इंसान जब एक प्रॉपर्टी खरीदता है, एक तरफ खरीदार है, दूसरी तरफ बेचने वाला है, तो वहां पर जो कमीशन आती है वो भी ले सकते हैं, या कल को सेकेंडरी मार्केट की सेल होती है उसके ऊपर भी कमीशन ले सकते हैं। हर एनएफटी की मिंटिंग पर फीस ली जाएगी और उसके बाद उसकी जो सेकेंडरी मार्केट है उसके ऊपर ही फीस ली जाएगी। इवन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के ऊपर भी ली जाएगी। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो काम आज की तारीख में रियल एस्टेट डेवलपर्स और बैंकर्स आपस में ऐसे मिलके कर रहे हैं, वो आने वाले समय में ब्लॉकचेन फाउंडर्स और प्रीपेड रेंटल हाउसिंग एनएफटीज के मैनेजर्स, ओनर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स वो ये काम करेंगे। और अब इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत क्या है? नंबर 1 खासियत, कोई कर्जा ही नहीं है, कोई प्रेशर ही नहीं है, डेट फ्री लिविंग, जीरो इंटरेस्ट, पेमेंट एडवांस दी, जितनी देर के लिए पेमेंट दी है तब तक रहो। उसके बाद कल को अगर मान लीजिए आपको कुछ सेल करना भी पड़ता है तो उसके अंदर 2 किस्म की कैटेगरीज होंगी। पहला तो है कि आप ओनर हैं, आपको लिक्विडिटी चाहिए, आपने लमसम ले लिया एक डिस्काउंट देके। दूसरा, मान लीजिए आपने 2 साल के लिए एक एनएफटी लिया, आप लंदन में रहते हैं और आप टोक्यो जाना चाहते हैं, आपकी 6 महीने आपने यूज किया, अभी 1.5 साल का बचा हुआ है, तो सेकेंडरी मार्केट पर उसको रीसेल कर दीजिए। और अगर आप मार्केट मेकर हैं, आपको इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता है अगर दूसरों को नहीं पता, तो आप सब रेंट कर सकते हैं। और जो यूजर आएगा उसका एक पेमेंट रिकॉर्ड आएगा, उसका एक फाइनेंशियल रेपुटेशन आएगा, जो ओनर है उसका रेपुटेशन आएगा। तो बेसिकली एक सिंगल स्टैंडर्ड बन जाएगा ग्लोब के अंदर, जिसमें टेनेंट और लैंड ओनर दोनों की रेपुटेशन आएगी। तो बेसिकली वो सोशल नेटवर्क जैसा लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये पूरा का पूरा मॉडल आप एक शहर में भी चला सकते हैं, एक रीजन में भी चला सकते हैं, एक नेशन के लेवल पर भी चला सकते हैं, और एक कॉन्टिनेंट के लेवल पर भी चला सकते हैं, और एक इंटर कॉन्टिनेंट के लेवल पर भी चला सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की कैटेगरी के यूजर्स को सर्व करना चाहते हैं। आप बैंकों को सर्व करना चाहते हैं, आप अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस को सर्व करना चाहते हैं, आप डिजिटल नोमैड्स को सर्व करना चाहते हैं, या आप बेंगलो या विला कैटेगरी को सर्व करना चाहते हैं, या आप अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस को सर्व करना चाहते हैं, ये आप B2C में जाना चाहते हैं या B2B में जाना चाहते हैं, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। यस, ये पूरा का पूरा एनएफटी जैसे क्रिप्टो ट्रांसफरेबल होता है, ये भी ट्रांसफरेबल होगा। क्योंकि एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी में फर्क क्या होता है? बड़ा सिंपल सा फर्क होता है। आपके पास 10 ईथर है, एक ईथर दूसरे ईथर से अलग नहीं है, ये इसको कहते हैं फंजिबिलिटी। ठीक है, एक ईथर दूसरे, अब अगर 100 मिलियन ईथर है तो सारे ईथर एक ही हैं। ओके, ये है फंजिबिलिटी। सभी ईथर एक जैसे, जैसे एक 100 का नोट दूसरे 100 के नोट के जैसा ही होता है।
बट जो एनएफटी होता है, अगर आपके पास 10 एनएफटी हैं तो 10 के 10 एनएफटी अलग अलग हैं। एक घर ए, दूसरा घर बी, तीसरा घर सी, इस तरह से। तो एनएफटी की जो यूनिकनेस है, वो जैसे क्रिप्टो करेंसी के अंदर सेटलमेंट होती है, ट्रांसफर होता है, वैसे ही इसके अंदर होता है। पर इसमें गैस फी ज्यादा लगती है क्योंकि इसका जो मेटा डाटा होता है वो ज्यादा होता है। अब आप ग्लोबल बायर पूल में भी एक्सेस कर सकते हैं, नेशनल बायर पूल में भी एक्सेस करते हैं, और रीजनल बायर पूल में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह का मॉडल जो होता है, आज जो इस प्री पे रेंटल एनएफटी बिजनेस मॉडल में एंटर करेगा, वो अगले 20 साल में इस वेव को राइड करेगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आज से 20 साल पहले कोई आपको आके कहता कि यार Amazon या ऑनलाइन कॉमर्स जैसा कुछ करना है। तो जैसे आज इंडिया में फ्लिपकार्ट $50 बिलियन की कंपनी है, अकेले इंडिया में फ्लिपकार्ट। उसी तरह से Amazon आज $1 ट्रिलियन की कंपनी है क्या? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही है ना। उसी तरह से जो नेक्स्ट $1 ट्रिलियन वेव है, वो प्रीपेड रेंटल एनएफटी के अंदर से आने वाली है। और इसमें अलग अलग किस्म की, आप देखिए, आपको रेवेन्यू पाइपलाइंस मिलेंगी। पहली रेवेन्यू पाइपलाइन तो होगी जब आपने वेरिफिकेशन किया अपना, आपको वहां पर कुछ फीस पे करनी पड़ेगी, बैकग्राउंड चेक वगैरह वगैरह। दूसरा, आपको आपकी हाउस ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स, उसकी प्रूफिंग। फिर आपने जब मिंट किया, एनएफटी मिंट किया, मान लीजिए आपने 5 लाख का एनएफटी मिंट किया, तो अगर वहां पर प्लेटफॉर्म चार्ज करता है 2%, तो 10,000 रुपये फीस प्लेटफॉर्म को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म शुरू शुरू में सिर्फ लैंडलॉर्ड्स को चार्ज करेगा, टेनेंट्स को नहीं चार्ज करेगा, क्योंकि शुरू शुरू में मतलब मैस एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए धीरे धीरे वो टेनेंट्स को भी चार्ज कर सकता है। जैसे कमीशन एजेंट जो बिचौलिया होता है वैसे चार्ज करता है, उसी तरह से प्लेटफॉर्म भी चार्ज कर सकता है। और ये तो हो गया प्राइमरी मार्केट। कल को जब सेकेंडरी मार्केट में सेल होती है तो भी सेल होगा, और ये बार बार चलेगा, क्योंकि एनएफटी ऐसा नहीं है कि एनएफटी बार परमानेंट बना रहेगा। एनएफटी विल बी ड्यूरेशन बेस्ड। अगर वो 1 साल का एनएफटी है तो एनएफटी एक पॉइंट के बाद बर्न हो जाएगा, उसके बाद नया क्रिएट करना। तो जितनी बार आप एनएफटी क्रिएट करेंगे, प्लेटफॉर्म को फीस जाएगी। अब ये तो हो गया नॉर्मल तरीके से जो प्रोटोकॉल चार्ज करेगा। इसके अलावा कल को डिफाई इंटीग्रेशन भी हो सकती है। मान लीजिए आपके पास एक एनएफटी है, और वो एनएफटी बेसिकली बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी का एनएफटी है। मान लीजिए दुबई के अंदर आपके पास बुर्ज खलीफा के की जो बिल्डिंग है, उसके अंदर आपके पास एक एनएफटी है। उसकी बिल्डिंग का एक फ्लैट है, 3 BHK, बहुत बढ़िया फ्लैट है, मार्केट में उसकी कीमत है $1 मिलियन। और वहां से बुर्ज खलीफा को देखने का, और आप लगभग 70वीं मंजिल के ऊपर रहते हैं। अब सोचिए, ऐसा फ्लैट आपने खरीद लिया, आपके पास 2 साल के उसके टेनेंसी राइट है, आपको थोड़ी देर के लिए $30,000 की जरूरत पड़ गई। आप उस $20,000 की जरूरत को पूरा करने के लिए उस पर्टिकुलर एनएफटी को अवे जैसे प्लेटफॉर्म पर, कंपाउंड जैसे प्लेटफॉर्म पर रख के उसके अंदर उससे शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी ले सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि डिफाई की प्री पे रेंटल एनएफटी के साथ इंटीग्रेशन बहुत बहुत आसान होगी, और कल को ऐसे प्लेटफॉर्म्स ही आएंगे जो डिफाई फैसिलिटीज इनबिल्ट करके आएंगे। तो ये बहुत बड़े लेवल की इकोनॉमी बनने जा रही है। आप ये सोचिए कि जो काम आज बैंक कर रहे हैं, जो काम हाउसिंग प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं, जो काम बीच के बिचौलिए कर रहे हैं, पूरी की पूरी ये जो ईएमआईज की इकोनॉमी चल रही है, वो काम आने वाले समय में ब्लॉकचेन बेस्ड प्री पे रेंटल एनएफटी प्लेटफॉर्म्स करेंगे। अब इस इकोनॉमी का साइज देखिए, जस्ट अ मिनट। आज की तारीख में ऑलरेडी 1.5 बिलियन किराएदार हैं। इसका मतलब है कि वो किसी ना किसी घर में रह रहे हैं, तो उनको इसका एडवांटेज मिलेगा। दूसरा, 215 मॉर्टगेज
हाउस होल्ड हैं, अगर आप एक घर की जो लोगों की गिनती है 3 से 4 लगाएं, तो ये दोनों फिगर्स को अगर आप इकट्ठा करें तो हम 2 बिलियन से ज्यादा 20 पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, 25%। देखिए इसमें सोल बाउंड एनएफटी जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि सोल बाउंड एनएफटी लागू होता है बेसिकली नॉन ट्रांसफरेबल एनएफटी के ऊपर। ये ट्रांसफरेबल होगा। इसमें दो शुरू शुरू में अगर सरकार अलाउ करती है, मान लीजिए मेरा घर है तो मेरे घर के ऊपर ओनर मैं हूं, तो वो 2 एनएफटी होंगे, एक सोल बाउंड एनएफटी होएगा और एक ट्रेडेबल एनएफटी होगा। यहां मैं बात कर रहा हूं ट्रेडेबल एनएफटी की। आप देखिए 2 बिलियन लोग, तो इसका मंथली साइज और एनुअल साइज क्या होगा? मेरे हिसाब से अगले 20 सालों में इसका मंथली साइज 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर होगा और एनुअल साइज 20 से 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होगा। ये है प्रीपेड रेंटल हाउसिंग इकोनॉमी का साइज। ओके, और ये केवल अभी मैंने आरडब्ल्यू एसेट्स और एनएफटीज या वो सारी टेक्नोलॉजी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा आपके साथ में डिस्कस किया है। इसमें बहुत सारी सब ऑप्शंस भी हैं, बहुत सारी न्यूएंसेस भी हैं। फॉर एग्जांपल आप कल को यही चीज जो मैंने हाउसिंग के बारे में बात की है, ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में लागू करिए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वेयर हाउसेस के ऊपर लागू करिए, ऑफिस स्पेसेस के ऊपर लागू करिए, तो साइज देखिए कहां जाता है। ओके, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, वेयर हाउसेज जिसको गोडाउन्स भी बोलते हैं, बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं। फिर उसके अंदर भी आगे फर्नीचर के ऊपर अगर मान लीजिए आप एनएफटी बना सकते हैं, आप म्यूरल आर्ट के ऊपर आप एनएफटी बना सकते हैं, आप उसके स्पेशल किस्म के जैसे 3D एनएफटीज बना सकते हैं, अलग अलग किस्म की टेक्नोलॉजीज के अंदर आप बना सकते हैं। वो एक यूजर फेसिंग पूरा का पूरा मामला है। और आप फ्रैक्शनाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का 1 साल का 40 करोड़ का रेवेन्यू है, ठीक, अगर उसका ओनर उस 40 करोड़ के एनुअल रेवेन्यू वाली प्रॉपर्टी को ओके फ्रैक्शनलाइज कर और उसके शेयर मान लीजिए 1 मिलियन शेयर निकाल दे, तो कोई भी वो शेयर ओन कर सकता है। तो अब बेसिकली उसको एक लिक्विडिटी मिल रही है एनएफटी प्लेटफॉर्म से और दूसरी लिक्विडिटी मिल रही है उसको फ्रैक्शनलाइजेशन से। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आज की तारीख में जो बंदा प्रीपेड रेंटल एनएफटी की मार्केट में एंटर करेगा और अगर वो 2-4 साल सरवाइव कर गया, अच्छे से बिजनेस ग्रो करने में कामयाब हो गया, तो ये बहुत बड़े लेवल की बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़े लेवल की। बट क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बेस्ड गेम है, आपको सिस्टम बना के लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। यहां मैंने एक चीज लिखी हुई है, लैंडस्केप और म्यूरल आर्ट। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बंगला है और उस बंगले के बाहर एक 400 स्क्वायर यार्ड्स का, 400 गज का आपने एक बहुत खूबसूरत बगीचा बनाया हुआ है, जिसमें यूनिक किस्म की फैसिलिटीज हैं और यूनिक किस्म के डिजाइन के पेड़ पौधे अलग अलग, जिसमें आप बैठ के झूले लगे हुए हैं और वो सारे फुवारे लगे हुए हैं, और ये उस ओनर ने डिजाइन किया है। क्या वो ओनर हाउस ओनर के साथ अगर वो म्यूरल आर्ट का एनएफटी भी बेचे कि मैं इसको 1 साल के लिए बदलूंगा? नहीं। या मान लीजिए उस घर की बाहर या उसकी छत पर या उसके कहीं एक बड़े हिस्से में एक बहुत बड़ी पेंटिंग किसी फेमस पेंटर ने बनाई हुई है, यानी कि उस घर में रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं ना, एक स्टेटस सिंबल है। तो अगर आप इस मार्केट में एक बार घुसेंगे तो आपको अलग अलग चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। ओके, तो अभी मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी आपको इसका आइडिया दिया है। ये इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है कि इसके ऊपर आने वाले समय में किताबें लिखी जाएंगी। सो और यस,
लास्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ी देर के लिए आप एक चीज समझ लीजिए, आप इंडिया हैं, आप पाकिस्तान हैं, आप बांग्लादेश हैं, आप जापान हैं, आप अमेरिका हैं, कुछ भी है, आप सिर्फ एक चीज करिए कि जो ऑन चेन, यस मैं उसी पर आ रहा हूं, गवर्नमेंट रेगुलेशन पर, कि जो व्यक्ति एनएफटीज खरीदेगा वो एनएफटीज डॉलर में भी खरीद सकता है, बिटकॉइन से भी खरीद सकता है, ईथर से भी खरीद सकता है। देखिए क्यों, अगर आप बिहार में हैं, बंगाल में हैं, दिल्ली में हैं, बैंगलोर में हैं, पैसा बाहर से आएगा, यानी कि आपकी इकोनॉमी के अंदर आ रहा है। अगर आज आपने इंडिया ने इंश्योरेंस में 100% फॉरेन कंट्रीब्यूशन अलाउ कर दिया है, हाउसिंग में भी उन्होंने अलाउ किया हुआ है 51%, तो जब ऑलरेडी इतने बड़े लेवल पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है, तो प्री पेरेंटल एनएफटीज के अंदर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आज इंडिया के अंदर भी स्टेबल कॉइन की बात चल रही है, पाकिस्तान के अंदर चल रही है, तो जहां पर स्टेबल कॉइन की मार्केट होएगी वहां पर आपके लिए प्री पेरेंटल एनएफटी का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाना कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि आप क्रिप्टो करेंसी तो इशू कर नहीं रहे हैं। आप एक इक्विटी लेड कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग कंपनी बनाए या अपना एलएलपी प्लेटफॉर्म बनाए, और जो भी फीस आती है उसके ऊपर सर्विस टैक्स सरकार को दें, क्योंकि इसमें आप लोकल करेंसी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, रादर लोकल इकोनॉमी को फायदा ही पहुंचा रहे हैं। आप ग्लोबल मार्केट को सडनली एक प्लेटफॉर्म अप्रोच से, एक एनएफटी मॉडल से आप एक्सेसिबल बना रहे हैं, रादर ये सरकारों के लिए बोनेंजा होगा। आप मुझे बताइए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, फ्री जोन होते हैं, जैसे दुबई एक फ्री जोन है, लोग दुबई क्यों भागते, क्योंकि दुबई में टैक्स कम है, दुबई में प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया मिलती है। क्या हिंदुस्तान या किसी भी देश के अंदर ऐसे इलाके नहीं होते, पहाड़ के आसपास, समंदर के आसपास, नदियों के आसपास प्राइम प्रॉपर्टीज नहीं होती? सरकार के लिए प्री पे रेंटल हाउसिंग एक बहुत ही बड़े लेवल का बिग फाइनेंशियल बोनेंजा होगा। प्रॉब्लम क्या है, क्रिप्टो के लोग क्रिप्टो एज केयर इकोनॉमी की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ उसकी टेक साइड देख रहे हैं, उसकी जो सोशल साइड है, उसकी जो रिलेशनशिप साइड है वो नहीं देख रहे। फॉर एग्जाम्पल आप खुद से गेस करिए कि जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स रेंटल एनएफटी के साथ साथ एजुकेशन, खाना और होम केयर अवेलेबल कराता है, वो कितनी हाई डिमांड में होगा। आज आपके घर के मैक्सिमम खर्चे कहां जाते हैं? कुक के पास मेड रखनी पड़ती है, ओके, खाने के लिए पूरा इंतजाम करना पड़ता है, ये सब के सब उसी सोसाइटी के कम्युनिटी किचन और आसपास के इकोसिस्टम में आप आउटसोर्स कर सकते हैं। चलिए, मेरा सेशन, अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। Q&A में आप टाइप कर सकते हैं, मैं एक एक करके इनके जवाब दूंगा। यस, सवाल आया है कि ये किराएदारों के लिए कैसे बेहतर होगा। देखिए, आज की तारीख में किराएदार के पास जो ऑप्शंस होती हैं वो बेसिकली आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि किराएदार का मतलब है कि वो सबसे पहले तो आपको 2 महीने से 6 महीने की सिक्योरिटी देनी पड़ती है, गॉट इट। उसके बाद आप मैक्सिमम 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट साइन करते हैं, और 11 महीने के बाद जो नया रेंट एग्रीमेंट होता है वो 10% बढ़ा के लैंडलॉर्ड देता है। अब प्री पेरेंटल एनएफटी के अंदर जो सबसे बड़ी एडवांटेज है, सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ओके। तो सिक्योरिटी का जब कॉन्सेप्ट खत्म होगा तो इसका मतलब ये है कि नेट पेमेंट किराएदार को कम जाएगी, नंबर वन, कि उसका लिक्विडिटी ब्लॉक नहीं होगा। दूसरा, अब अगर साल का किराया उसको एडवांस में देना है तो वो नेचुरली उसके ऊपर 15%, 10%, 50%, 20%, अलग अलग केसेस के अंदर वो डिस्काउंट उसको मिलेगा। अगर आपके पास कुछ सेविंग्स हैं, अगर आपने 5 लाख का आपका साल का किराया जो आपको देना ही देना है, अगर वो
5 साल का किराया आपको 3.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख की बचत हो गई। तो 1.5 लाख की बचत एक एक टेनेंट के लिए तो बहुत बड़ी बचत है। तो एक तो नंबर 1 आप सिक्योरिटी के झंझट से मुक्त हुए, नंबर 2 आप वहां पर एक हाई मंथली आउटगो की बजाय आप वन टाइम डिस्काउंटेड आउटगो से आपको 1 साल की सिक्योरिटी मिल गई। तीसरा, अगर आप 6 महीने बाद आपको प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ती है तो आप वो सेकेंडरी मार्केट में जाके रीसेल कर सकते हैं। और दूसरी बात देखिए, हाउस ओनर्स खत्म होंगे, टेनेंट्स नहीं खत्म होंगे। ईएमआई कल्चर खत्म होएगा, टेनेंट्स नहीं खत्म होंगे। ना लोग खत्म होंगे ना घर खत्म होंगे, बट लोगों का घर के साथ जो रिश्ता बनेगा वो मॉडल बदल जाएगा। अब आप 25 साल 30 साल के लिए एक घर में भी परमानेंट नहीं रहेंगे। आप जगह बदलेंगे, शहर बदलेंगे, अपनी जरूरत के मुताबिक अपनी प्रॉपर्टी बदलेंगे। बच्चे छोटे हैं तो प्रॉपर्टी कुछ होएगी, बच्चे बड़े हैं तो प्रॉपर्टी कुछ होएगी। आज बहुत सारे केसेस में मैं ऐसे बहुत सारे अपने दोस्तों को भी जानता हूं जिन्होंने 400-400 गज के मकान खरीद लिए, जिसमें 4 BHK उन्होंने फैसिलिटीज बना ली, पर दोनों बच्चे अब्रॉड सेटल्ड हैं। अब उनको वो 4 BHK का मकान, 400 गज का मकान हैंडल करने में बहुत सिरदर्दी होती है। पर क्योंकि अब वो ओनरशिप मॉडल है, आप पूरे के पूरे उसमें फंसे हुए हैं, अब आप किसी को नहीं बता सकते, तो आप फंसे हुए हैं। गगन का सवाल है, सर कैन वी सी हाई इन्फ्लेशन व्हेन एनएफटी विल बी इंट्रोड्यूस, व्हाट विल बी द रोल ऑफ रियल एस्टेट ब्रोकर व्हेन एनएफटी विल बी इंट्रोड्यूस, ऑलरेडी रीट इज देयर। नो नो गगन, आप आरईटी को यहां मत लेके आइए। आरईटी बेसिकली एक रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करने का टूल है। और दूसरी बात, जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, मेरा ये मानना है कि बहुत सारी इन्फ्लेशन एसेट इन्फ्लेशन होती है। जैसे आप अपने आप से पूछिए कि पिछले 20 साल में आपकी इनकम और आपके घर की एसेट वैल्यू में किसकी ग्रोथ रेट ज्यादा है। अगर आपकी इनकम का ग्रोथ रेट मान लीजिए 10% है CAGR, तो आपके घर की प्रॉपर्टी का वो होगा 15 CAGR, विच बेसिकली मीन्स कि जहां पर एसेट इन्फ्लेशन आता है, जहां इन्फ्लेशन होती है, वहां एसेट इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा होता है, वो प्राइस इन्फ्लेशन से ज्यादा होता है। बट जब हम प्री पे रेंटल हाउसिंग मॉडल में आएंगे तो रेंट का कल्चर होगा, ओनरशिप का कल्चर नहीं होगा। तो वहां फेयर प्राइसिंग होएगी, और फेयर प्राइसिंग का मतलब ये है कि वहां पर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी। ओके, इसमें यस, ऑटो लॉक मैकेनिज्म वाला जो मैंने इसमें कहा था वो बेसिकली ये है कि अब मान लीजिए आपने एक फ्लैट लिया, और आपने फ्लैट लिया सिर्फ 1 महीने के लिए। ओके, और 1 महीने के लिए फ्लैट जो लिया, तो उसके अंदर ओनर ने दरवाजे के ऊपर ही एक ऑटो लॉक लगाया हुआ है, और यानी कि 1 महीना जैसे बीतेगा तो वो आपके जो एक्सेस राइट्स है वो ऑटोमेटिकली रिवोक कर लेगा, रादर वो ब्लॉकचेन के जरिए ही ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएंगे। ये उन किस्म की प्रॉपर्टीज में होगा जिन प्रॉपर्टीज में शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, 1 महीना, 15 दिन, 1 हफ्ता, उस तरह की प्रॉपर्टीज में होगा। डिटेल हाउ ऑटोलॉक मैकेनिज्म वर्क्स वाली जो डिटेल है, ये एक टेक डिटेल है। ये बेसिकली ऐसे काम करेगा जैसे मैं आज की तारीख में आपका मेटामास्क एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, एम आई राइट? क्यों नहीं एक्सेस कर सकता हूं? क्योंकि जब मेटामास्क आप क्रिएट करते हैं तो नंबर 1 आप उसका सीक्रेट रिकवरी फ्रेज कंट्रोल करते हैं, जो 12 या 24 वर्ड्स का सीक्रेट रिकवरी फ्रेज होता है। जिसके पास उसकी ओनरशिप है वो एक पब्लिक की प्राइवेट की पेयर, 2 पब्लिक की प्राइवेट की पेयर, ऐसे मल्टीपल पेयर्स क्रिएट कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास घर की ओनरशिप है तो मैं अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अलग अलग की पेयर्स बना सकता हूं। तो एक पेयर मैं आपको दे सकता हूं। देखिए, मैं आपको जो प्री पेरेंटल हाउसिंग की बात कर रहा हूं ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। प्रॉब्लम क्या है, आप अभी भी सोचकर बैठे हुए हैं कि सरकार इसको होने नहीं देगी।
जबकि सरकार के पास अगर ये आप प्रपोजल लेके जाएंगी तो सरकार इसको इंस्टेंटली एग्री करेगी, बिकॉज इस इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है और ये बैंकों को सडन डेथ से बचाएगी। एनी मोर क्वेश्चन? चलिए, यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फ्यूचर में हाउसिंग प्रॉपर्टी और रेंट चीप होने वाला है, यस। बट ये इन जनरल आप नहीं कह सकते, बिकॉज ये डिपेंड करेगा किस प्रॉपर्टी की कैसी डिमांड है और आप कैसी प्रॉपर्टी में रहना चाहते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी बहुत सस्ते में 6 महीने के लिए मिल जाए, ऐसा हो सकता है। बट जरूरी नहीं कि ये एक जनरल प्रिंसिपल की तरह हर समय अवेलेबल होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर अलग अलग समय के मुताबिक, अलग अलग बायर रिस्पॉन्स के मुताबिक, अलग अलग केसेस में आपको प्रॉपर्टी अच्छी भी मिल सकती है और लेस एवरेज भी मिल सकती है।